Hello everyone. Welcome to PD Gurukul's डेली करंट अफेयर क्लासेस, जहां पर हम डिस्कस करते हैं ऐसे करंट अफेयर्स जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफी इम्पोर्टेंट है। तो आज हम डिस्कस करेंगे ये टॉपिक्स, जिसमें है फर्स्ट मिनिमम सपोर्ट प्राइस एंड सेकेंड भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, दैट इज मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम. Next topic we have is Quality Council of India. Third topic is Emblems and Names Act 1950. Next topic is Interpol issue first ever silver notice. And the last topic is India's first gene edited chip. तो डिस्कस करते हैं आज का फर्स्ट टॉपिक, दैट इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस. फॉर द ईयर 2025 एंड 2026 कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने रिवाइज किए हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर द 14 खरीफ क्रॉप्स. कौन से ईयर के लिए? फॉर 2025 एंड 2026. नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज एमएसपी. एमएसपी इज द मिनिमम गारंटीड प्राइस. अगर किसी फार्मर को मार्केट में उसके पर्टिकुलर क्रॉप के लिए एक पर्टिकुलर अमाउंट या उसका जो मनचाहा अमाउंट है वो नहीं मिल रहा, तब गवर्नमेंट उसको एक सपोर्ट प्रोवाइड करती है, जिसको बोला जाता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस. तो यहाँ क्या लिखा है? इट इज द मिनिमम गारंटीड प्राइस जो गवर्नमेंट देती है फार्मर्स को यदि उस मार्केट का जो प्राइस है उस पर्टिकुलर क्रॉप के लिए वो गिर जाता है. जब ये मार्केट का प्राइस क्यों गिरता है? क्योंकि कभी कभी क्या होता है, पर्टिकुलर क्रॉप की उपज बहुत ज्यादा हो जाती है, तो उस टाइम पे मार्केट में क्रॉप्स बहुत ज्यादा आ जाती हैं, जिसकी वजह से जो डिमांड होता है वो कम है लेकिन सप्लाई ज्यादा है, जिसकी वजह से वो पर्टिकुलर क्रॉप का प्राइस पूरा गिर जाता है एंड अल्टीमेटली फार्मर को सफर करना पड़ता है और उसकी सारी मेहनत पे पानी फिर जाता है. इस पर्टिकुलर एमएसपी को कौन डिटरमाइन करता है? ये डिटरमाइन होता है एक प्राइस जो रेकमेंड करता है सीएसीपी. सीएसीपी का फुल फॉर्म है कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस. ये पर्टिकुलर कमिटी रेकमेंड करती है टू कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स एंड वो फिर इसको अप्रूव करते हैं एंड देन उसको गवर्नमेंट जो है जाहिर करती है एंड फार्मर्स को बताती है. इस पर्टिकुलर एमएसपी का इंट्रोडक्शन हुआ था अराउंड 1966 से लेके 1967 के बीच में, जब ग्रीन रेवोल्यूशन काफी आगे बढ़ रहा था. उस पर्टिकुलर टाइम पे सिर्फ और सिर्फ पैडी, दैट मींस राइस एंड व्हीट के लिए ये एमएसपी को जाहिर किया जाता था. एमएसपी का कैलकुलेशन कैसे होता है? तो इसका एक फॉर्मूला है, वो है A2 प्लस FL. A2 प्लस FL से हमको पता चलता है प्रोडक्शन कॉस्ट. A2 मतलब फार्मर ने कितना खर्चा किया है, उसमें इंक्लूड होता है लेबर, सीड्स का खर्चा एंड इरिगेशन का खर्चा, प्लस FL. FL मतलब होता है इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ फैमिली लेबर. फार्मर की फैमिली कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर क्रॉप को उगाने के लिए अपना लेबर, अपना वर्क प्रोवाइड करती है. उस पर्टिकुलर वर्क का जो मॉनेटरी वैल्यू होता है उसको बोलते हैं FL. जो A2 प्लस FL का कॉस्ट आया, दैट मींस प्रोडक्शन कॉस्ट आया, उसका 1.5 गुना, या हम कह सकते हैं A2 प्लस FL का जो ओवरऑल कॉस्ट है उसके ऊपर 50% और जो कॉस्ट होगा उसको बोला जाता है MSP. 50% और मोर मार्जिन ओवर द प्रोडक्शन कॉस्ट. अगर हम बात करें कि कौन कौन सी क्रॉप्स को इस MSP में इंक्लूड किया जाता है, तो ओवरऑल जो क्रॉप्स हैं वो हैं 22. उसमें से जो कुछ क्रॉप्स हैं वो है खरीफ क्रॉप्स एंड कुछ जो है राबी क्रॉप्स. खरीफ क्रॉप ग्रो होती है मॉनसून सीजन में और राबी क्रॉप ग्रो होती है विंटर सीजन में. इस पर्टिकुलर खरीफ एंड राबी क्रॉप में सीरियल्स इंक्लूड होते हैं,
पल्सेस को इंक्लूड किया जाता है और साथ ही कुछ कॉमर्शियल क्रॉप्स को भी इंक्लूड किया जाता है। अगर बात करें खरीफ क्रॉप की तो उसमें जो सीरियल्स हैं वो है पैडी। पैडी का मतलब होता है राइस, जुआर, बाजरा, रागी एंड मेज। पल्सेस की अगर बात की जाए तो उसमें इंक्लूड होता है तुअर, मूंग और उड़द की दाल। एंड फाइनली ऑयल सीड्स में इंक्लूड होता है ग्राउंडनट, सनफ्लावर, सोयाबीन, सिसमम मतलब तिल और नाइजर सीड। और कॉमर्शियली जो क्रॉप खरीफ में आएगी वो है कॉटन क्रॉप। अगर हम बात करें राबी क्रॉप की मतलब विंटर क्रॉप्स की तो उसमें इंक्लूड होता है हमारा सीरियल क्रॉप जो है व्हीट और बार्ले। बार्ले मींस बाजरा। एंड जो हमारा पल्सेस इंक्लूड होता है वो है ग्राम और लेंटिल। यदि हम बात करें ऑयल सीड्स की तो उसमें इंक्लूड होता है रेप सीड, मस्टर्ड एंड सैफलावर। अगर हम बात करते हैं कि इस राबी क्रॉप में कौन कौन सी कमर्शियल क्रॉप्स हैं तो उसमें इंक्लूड होता है कोपरा, जूट, तोरिया एंड डी हस्ट कोकोनट। अगर हम बात करें एमएसपी के फीचर्स के बारे में तो साल में 2 बार एमएसपी को जाहिर किया जाता है। पहला राबी क्रॉप से पहले एंड दूसरा खरीफ क्रॉप से पहले। यहाँ पर क्या लिखा है? डिक्लेयर्ड बिफोर खरीफ एंड राबी सोइंग सीजन। इससे क्या होता है कि फार्मर को पता चलता है कि किस किस पर्टिकुलर क्रॉप्स पे गवर्नमेंट ने एमएसपी को जाहिर किया है। उसके अकॉर्डिंग फार्मर क्रॉप्स को ग्रो करता है। वो उसी के हिसाब से डिसीजन लेता है कि इस बार कौन से पर्टिकुलर क्रॉप पे एमएसपी ज्यादा दिया जा रहा है तो मैं वही क्रॉप को उगाऊं। इसकी वजह से फार्मर का जो एक्सप्लॉइटेशन होता है वो कहीं ना कहीं प्रिवेंट होता है, क्योंकि फार्मर जो है एक पर्टिकुलर जब वो अपना पर्टिकुलर क्रॉप को मंडी में बेचना जाता है तब उसको उसका मनचाहा जो प्राइस है, जो उसने पूरी मेहनत की है पूरे वर्ष, वो नहीं मिल पाता है। इसलिए गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है एमएसपी। नेक्स्ट इसमें होता है, ये एनकरेज करता है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को। यहाँ पर इंडिया में देखा जाता है कि मोस्टली जो फार्मर्स हैं वो ग्रो करते हैं व्हीट और राइस। इसकी वजह से क्रॉप का डाइवर्सिफिकेशन नहीं हो पाता है। राइस जैसी जो क्रॉप है उनको पानी की जरूरत बहुत ज्यादा होती है। कहा जाता है कि 1 kg राइस बनाने के लिए लगभग 4000 से लेके 5000 लीटर पानी का उपयोग होता है। यदि इतना पानी का उपयोग होगा तो ये क्लाइमेट चेंज के लिए काफी नुकसानदायक है और इससे क्लाइमेट चेंज काफी आगे बढ़ सकता है और सस्टेनेबल फार्मिंग जो हमारा इंडिया का एम है कहीं ना कहीं उसके लिए ये रुकावट क्रिएट करता है। इसके लिए हमको क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए, अलग अलग तरीके की क्रॉप्स को उगाना चाहिए जैसे मिलेट, ऑयल सीड्स वगैरह। इसी की वजह से क्या होगा, हम क्लाइमेट चेंज से एक क्लाइमेट चेंज का हमको सॉल्यूशन मिल सकता है और साथ ही कहीं ना कहीं हम सस्टेनेबल फार्मिंग की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो 2018-19 में ये कहा गया था कि एमएसपी का जो अमाउंट होगा वो A2 प्लस FL का 1.5 टाइम्स होगा, जो मैंने आपको बताया कि A2 प्लस FL के ऊपर 50% का मार्जिन दिया जाएगा। नेक्स्ट ये प्रमोट करता है न्यूट्रिशनल क्रॉप्स को। कौन सी होती है न्यूट्रिशनल क्रॉप? तो वो होती है मिलेट्स। मिलेट्स मतलब ज्वार, रागी, बाजरा, उनको कहा जाता है मिलेट्स और हमारे इंडिया में उसको कहा जाता है श्री अन्न। मिलेट्स में सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन होता है, उसमें मिनरल्स होते हैं, विटामिन होते हैं। इसकी वजह से हम उसको बोलते हैं ये एक न्यूट्रिशनल क्रॉप है। साथ ही हम ये भी देख सकते हैं ये जो मिलेट की क्रॉप होती है वो ड्रॉट जैसी सिचुएशन में इजीली ग्रो कर जाती हैं, इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये एक ड्रॉट रेसिस्टेंट क्रॉप है। इसके लिए हमको मिलेट को ज्यादा से ज्यादा उगाना चाहिए और इसी पे हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी भी बोलते हैं कि हमको मिलेट का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना चाहिए। इसी मिलेट की वजह से फूड सिक्योरिटी जो होती है वो इंक्रीज होती है। फूड सिक्योरिटी का मतलब ये है कि सभी व्यक्ति को, ऑल द पर्सन कैन गेट सफिशिएंट, सेफ
एंड न्यूट्रिशियस फूड ऑल द टाइम। इसको बोला जाता है फूड सिक्योरिटी। एंड मिलेट की वजह से कहीं ना कहीं हम ये फूड सिक्योरिटी को अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूंगी, पीडी गुरुकुल एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो यूपीएससी और जीपीएससी दोनों की प्रिपरेशन करवाता है। हमारे 3 ब्रांचेस हैं, एक ब्रांच है अहमदाबाद में, एक गांधीनगर में एंड तीसरा ब्रांच है बड़ौदा में। अभी हम यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं अहमदाबाद ब्रांच में यूपीएससी का न्यू बैच, जिसमें हम पढ़ाएंगे एंशिएंट हिस्ट्री। कब से? 2 जून से। अगर हम बात करें गांधीनगर ब्रांच की, तो वहां पर भी एक यूपीएससी का बैच स्टार्ट होने वाला है। वो स्टार्ट होगा 4 जून से, जहां पढ़ाया जाएगा इकोनॉमिक्स। और साथ में हम जीपीएससी की भी बैच लॉन्च कर रहे हैं ऑन 2 जून इन अहमदाबाद, जहां पर पढ़ाया जाएगा आर्ट एंड कल्चर। एंड द 4th बैच विल बी जीपीएससी न्यू बैच इन गांधीनगर, जहां पर स्टार्ट होगा इकोनॉमिक्स फ्रॉम 4 जून। यहाँ पर आपको ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों सुविधा मिल सकती है। प्लस अगर आपको यहाँ पर डेमो लेना है तो आपको यहाँ पर मिलेंगे फ्री 3 डेमोज। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप इस दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। साथ ही हमने डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म भरा दिया है, जिसको आप फिलअप कर सकते हैं एंड हमारे कोऑर्डिनेटर्स आपको सामने से कॉल करेंगे एंड आपकी जो भी क्वेरीज होंगी उसको वो सॉल्व करेंगे। प्लस जो भी कोई स्टूडेंट को स्कॉलरशिप चाहिए तो यहाँ पर आपको 50% तक की स्कॉलरशिप भी दी जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक है मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, जिसका शॉर्ट फॉर्म है MISS। इस पर्टिकुलर जो स्कीम है इसको अप्रूव किया है यूनियन कैबिनेट ने फॉर द ईयर 2025-2026। इसका मेन एम ये है कि फार्मर्स को एग्रीकल्चरल लोन प्रोवाइड करना है, और वो भी एकदम कम ब्याज दर पर। अगर बात करें ये क्या है स्कीम, तो ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है जो फुल्ली फंडेड है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। इसमें मेन एम ये है कि फार्मर्स को दिया जाएगा शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन। शॉर्ट टर्म लोन वो होता है जो आपको दिया जाता है फॉर द पीरियड ऑफ 1 ईयर, उसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म लोन। और वो फार्मर्स को दिया जाएगा बाय किसान क्रेडिट कार्ड। किसान क्रेडिट कार्ड जो स्कीम है वो स्टार्ट हुई थी इन द ईयर 1998 बाय नाबार्ड। इसके थ्रू फार्मर्स को दिया जाता है लोन्स एंड उसकी वजह से फार्मर्स को कहीं ना कहीं काफी हेल्प मिलती है अपने क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए। एंड हम इसके बारे में अभी डिटेल में पढ़ते हैं। ये जो पर्टिकुलर स्कीम है MISS, ये इंट्रोड्यूस हुई थी इन द ईयर 2006 to 2007, जिसका मेन एम ये था कि फार्मर्स को मिले क्रेडिट और उनका जो रूरल इंडेप्टनेस है वो कहीं ना कहीं कम हो जाए। नेक्स्ट, इसकी जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है वो 2 है। फर्स्ट वन इज RBI एंड द सेकेंड वन इज नाबार्ड। ये डायरेक्टली लोन ना प्रोवाइड करके इनडायरेक्टली लोन प्रोवाइड करते हैं थ्रू शेड्यूल्ड बैंक्स, जिसमें इंक्लूड होते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स, RRBs, कोऑपरेटिव बैंक्स एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर स्कीम के लिए कौन सी मिनिस्ट्री है, तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। अगर हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर स्कीम के क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं, तो फर्स्ट वन इज कि फार्मर्स को क्रेडिट मिले, किसमें? इन एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर। एग्रीकल्चर तो आपको पता होगा, कृषि, एंड अलाइड सेक्टर मींस एग्रीकल्चर से जुड़े हुए सेक्टर्स, जैसे हम बोल सकते हैं मत्स्य पालन या मधुमक्खी पालन या काफी लाइव स्टॉक को लोग रखते हैं, वो सब इंक्लूड होते हैं अलाइड सेक्टर में। इसके थ्रू, इस पर्टिकुलर स्कीम के थ्रू फार्मर को मिलता है शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल। कई बार फार्मर को उसकी क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए, सीड को खरीदने के लिए, फर्टिलाइजर को खरीदने के लिए पैसे की जरूरत होती है। वो जरूरत पूरी होती है थ्रू दिस स्कीम एंड वो जाके बैंक से लोन लेते हैं।
इस पर्टिकुलर स्कीम में मैंने आपको बताया शॉर्ट टर्म लोन दिया जाएगा, जो दिया जाएगा फॉर द 1 ईयर पीरियड। नेक्स्ट, इसकी वजह से फार्मर्स का जो बोरोइंग कॉस्ट है वो डिक्रीज हो जाता है, और यदि फार्मर उस पर्टिकुलर अमाउंट को जो उन्होंने लोन लिया है फ्रॉम द बैंक उसको अगर रीपेमेंट करते हैं तो उनको कुछ छूट दी जाएगी, जिसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, इसकी वजह से फार्मर्स को एक फाइनेंशियल रिलीफ मिलता है। अब बात करते हैं हम इस पर्टिकुलर स्कीम के फुल डिटेल्ड फीचर्स के बारे में। फर्स्ट, इसमें मिलेगा सब्सिडाइज्ड इंटरेस्ट रेट। फार्मर्स को कितना लोन मिलेगा? अप टू 3 लाख लोन एट 7%। एंड नेक्स्ट लिखा है कि इंटरेस्ट सबवेंशन दिया जाएगा ऑफ 1.5%। इसमें गवर्नमेंट जो है 1.5% उस अमाउंट का देगी वो पर्टिकुलर बैंक को जो दे रहे हैं लोन फार्मर्स को। मानो टोटल अमाउंट जो टोटल इंटरेस्ट है दैट इज 8.5%। क्योंकि गवर्नमेंट है एक छूट दे रही है, सबवेंशन दे रही है, इसकी वजह से फार्मर्स को जो लोन मिलेगा, मैक्सिमम लोन मिलता है 3 लाख तक का, तो वो लोन पे जो इंटरेस्ट लगेगा वो लगेगा 7%। नेक्स्ट, अगर हम बात करें, यदि फार्मर उस लोन को एकदम सही टाइम पे वापस चुका देता है तो उस टाइम पे फार्मर को मिलेगी एक छूट, जिसके तहत हम इस पूरे स्कीम को बोलते हैं मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम। यदि फार्मर अपने लोन को वापस चुका देता है तब जो 7% अमाउंट जो था, 7% इंटरेस्ट था, वो डिक्रीज हो जाएगा बाय 3%। एंड अल्टीमेटली फार्मर को जो इंटरेस्ट पे करना होगा वो पे करना होगा सिर्फ और सिर्फ 4%। इसी वजह से इस स्कीम को बोलते हैं इंटरेस्ट सबवेंशन, क्योंकि गवर्नमेंट एक आपको सबवेंशन, एक छूट दे रही है। अगर हम डिस्कस करें तो अलाइड जो सेक्टर है, मैंने बोला एग्रीकल्चर सेक्टर को मिलेंगे 3 लाख, और जो अलाइड सेक्टर हैं जो जुड़े हैं फार्मिंग से, एग्रीकल्चर से, उनको मिलेगा 2 लाख तक का लोन। इसमें कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होती हैं? तो इसमें इंक्लूड होता है एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरीज। यदि हम बात करें प्रायोरिटी किसको मिलेगी, तो प्रायोरिटी मिलेगी पहले एग्रीकल्चर सेक्टर को, उसके बाद ये प्रायोरिटी मिलेगी अलाइड सेक्टर को। अभी बजट 2025-2026 में ये डिस्कस हुआ है, ये प्रपोज हुआ है, ये जो 3 लाख की लिमिट है उसको बढ़ा देना चाहिए और उसको कर देना चाहिए 5 लाख, क्योंकि फार्मर्स में इस पर्टिकुलर स्कीम की काफी डिमांड है। एंड फार्मर्स जो हैं अन्नदाता है, इसके लिए गवर्नमेंट उनके लिए काफी काम कर रही है और इंटरेस्ट को वो कम करना चाहते हैं और जो लोन का अमाउंट है उसको इंक्रीज करना चाहते हैं। अगर हम बात करें तो इसमें कैलामिटी सपोर्ट भी दिया जाता है। कई बार फार्मर्स कैलामिटी की वजह से अपना जो लोन है वापस चुका नहीं पाते, वापस अदा नहीं कर पाते। इस वजह से गवर्नमेंट उनको सपोर्ट प्रोवाइड करती है। कैसे? बैंक जो है उनके लोन को रीस्ट्रक्चर कर देती है। रीस्ट्रक्चर का मतलब ये होता है या तो लोन का तुम्हारा इंटरेस्ट रेट कम कर देंगे, या तो लोन का प्रिंसिपल अमाउंट कम कर देंगे, या तो जो टाइम पीरियड दिया गया है उसको चेंज कर देंगे। उस रीस्ट्रक्चर्ड लोन पे भी ये इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम काम करेगी और वहां पर दिया जाएगा 2% तक का सबवेंशन। यहाँ पर क्या लिखा है? इन द इवेंट ऑफ नेचुरल डिजास्टर। वो नेचुरल डिजास्टर होना चाहिए। अगर हम बात करें इसमें कितने फार्मर्स इंक्लूड है, तो इसमें है 7.75 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड धारक। तो इसमें इंक्लूड है 7.75 करोड़ फार्मर्स। नेक्स्ट, हमने इसमें एक डिजिटल रिफॉर्म भी किया है जिसे बोला जाता है किसान ऋण पोर्टल। ये शुरू हुआ था इन द ईयर 2023, जिसमें काफी गवर्नमेंट एजेंसीज ने मिलकर काम किया है। इसका मेन एम ये है हमारे डिजिटल इंडिया मिशन को आगे बढ़ाना। फार्मर्स को कई बार दिक्कत होती है बैंक में बार बार जाकर इस पर्टिकुलर लोन के लिए, वहां पर बार बार अर्जी करने के लिए। इसलिए यहाँ पर शुरू किया गया है किसान ऋण पोर्टल, जिसमें ऑनलाइन फार्मर जो है किसान क्रेडिट कार्ड के थ्रू लोन ले सकता है।
नेक्स्ट हम बात करेंगे, जो टॉपिक है उसका नाम है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। हाल ही में क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर खोला गया है, वो खोला गया है इन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर न्यू दिल्ली, और उसका इनॉग्रेशन किया है मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। नेक्स्ट बात करें क्या है ये क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। ये एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है, नेशनल इंस्टीट्यूट है, जो प्रोडक्ट्स होते हैं, प्रोडक्ट्स, सर्विसेज एंड प्रोसेस की क्वालिटी को चेक करने के लिए कि फाइनली जो हमारी कंट्री में प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो प्रॉपर क्वालिटी के हैं कि नहीं, वो पूरा ओवरऑल देखा जाता है बाय क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। इसको इस्टेब्लिश किया गया था इन द ईयर 1996। अगर हम बात करें इसके लिए कौन सा डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल है, तो वो है डिपार्टमेंट ऑफ फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। और वो कौन सी मिनिस्ट्री में आता है, वो आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी रिसेंटली इसके हेडक्वार्टर का इनॉग्रेशन हुआ है इन न्यू दिल्ली वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। अगर हम बात करें तो इसके क्या ऑब्जेक्टिव है। फर्स्ट, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को प्रमोट करना। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया चाहता है कि क्वालिटी स्टैंडर्ड्स जो हैं वो बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर्स में फॉलो किए जाएं। नेक्स्ट, वो इंडिपेंडेंट एक्रीडिएशन भी प्रोवाइड करवाता है, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। प्लस थर्ड पार्टी असेसमेंट भी होता है प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का। नेक्स्ट, ये चाहते हैं कि जो पब्लिक को जो भी प्रोडक्ट मिल रहा है उसकी क्वालिटी काफी हाई हो, एंड जो ये स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रहे हैं ये ग्लोबल बेंचमार्क के अकॉर्डिंग होने चाहिए। इसीलिए क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया जो भी अपने स्टैंडर्ड्स बनाता है उसको अलाइन करता है विद ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। नेक्स्ट, यहाँ पर इसके स्ट्रक्चर एंड गवर्नेंस की बात करें तो यहाँ पर बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट की पार्टनरशिप है। यहाँ पर जो काउंसिल में मेंबर्स हैं वो है 39, एंड उसमें इंक्लूड होते हैं बोथ गवर्नमेंट के लोग एंड प्राइवेट इंडस्ट्री के भी स्टेक होल्डर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया का रजिस्ट्रेशन हुआ है इन सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, एंड इसके जो चेयरपर्सन हैं उसका नॉमिनेशन होता है बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, अगर हम बात करें इसके फंक्शंस की, जो मैंने आपको बोला था हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, तो इसमें कुछ एक्रीडिएशन सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। कुछ बॉडीज होती हैं जैसे NABL, नेशनल एक्रीडिएशन बोर्ड फॉर लैब्स। लैब्स जो हैं, कुछ जो लैब्स हमारे इंडिया में हैं उनको आपने देखा होगा, लिखा होगा कुछ कुछ हॉस्पिटल में NABH एक्रीडिएशन, वो यही है, नेशनल एक्रीडिएशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स। तो ये क्या करते हैं, जैसे जो हॉस्पिटल्स बहुत अच्छे हैं, जो इनके स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग है, उनको दिया जाता है ऐसा एक्रीडिएशन, और इस पर्टिकुलर बॉडीज को डिसाइड किया है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने। नेक्स्ट हम बात करें तो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया हेल्प करता है इन थर्ड पार्टी असेसमेंट। किस किस का असेसमेंट करवाता है, सर्विस का, इंफ्रास्ट्रक्चर का एंड गवर्नमेंट प्रोग्राम्स का, सो दैट ये जो पर्टिकुलर प्रोग्राम्स है ये प्रॉपर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स या सर्विसेज प्रोवाइड करे लोगों को। एंड अल्टीमेटली क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया का मेन एम ही यही है कि लोगों को जो भी प्रोडक्ट मिले वो एकदम हाई क्वालिटी के हों। नेक्स्ट, अगर इसमें हम बात करेंगे पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन की, तो जो कुछ कुछ हमारी स्कीम्स है जैसे स्वच्छ भारत एंड आयुष्मान भारत, उसको भी इंप्लीमेंट करने में क्वालिटी ऑफ काउंसिल ऑफ इंडिया का काफी महत्वपूर्ण योगदान है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें तो ये कैपेसिटी बिल्डिंग में भी हेल्प करता है। जो लोग ऑडिट करने जाते हैं, चेक करने जाते हैं क्वालिटी कैसी है, उनको भी स्किल प्रोवाइड किया जाता है बाय द क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, सो दैट वो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के स्टैंडर्ड्स को प्रॉपरली फॉलो करे। नेक्स्ट, अगर हम बात करेंगे ग्लोबल कोलैबोरेशन, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया जो वर्ल्ड लेवल पे जो स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं वैसे ही सेम लेवल के स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जाता है बाय क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया,
और वो भी जो स्टैंडर्ड्स मेंशन किए गए होते हैं WTO में, दैट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में, वो भी स्टैंडर्ड्स क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया फॉलो करता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अबाउट एम्बलम्स एंड नेम्स प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट 1950। अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक पिटीशन को डिसमिस किया है जिसमें ये कहा गया था कि वीडी सावरकर जी का नाम इंक्लूड किया जाए इस पर्टिकुलर एक्ट में। बात करते हैं ये एक्ट है क्या। ये एक्ट एक ऐसा लॉ है जो प्रिवेंट करता है कि जो नाम इस पर्टिकुलर लॉ में मेंशन किए गए, जो नाम मेंशन किए गए हैं, जो एम्बलम्स लोगो मेंशन किया गया है इस पर्टिकुलर एक्ट में, उसको जो है उसका कॉमर्शियल और इम्प्रॉपर यूज ना हो, ये देखना काम है इस एक्ट का। और इस एक्ट के तहत कोई चाहता था कि वीडी सावरकर जी का नाम इंक्लूड हो, बट उस पिटीशन को डिसमिस कर दिया गया है बाय सुप्रीम कोर्ट। अगर हम बात करें तो इस पर्टिकुलर एक्ट को एनफोर्स किया गया था ऑन 1 सितंबर 1950। अगर इसकी हम नोडल अथॉरिटी को बात देखें तो वो है सेंट्रल गवर्नमेंट। एंड इस पर्टिकुलर एक्ट के कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। वो चाहते हैं कि जो नाम और एम्बलम जो इंस्टीट्यूशन मेंशन किए गए हैं इस एक्ट में, उनका मिसयूज ना हो, उसकी डिग्निटी मेंटेन रहे, मतलब उसका सब लोग रिस्पेक्ट करें और ऐसे एक्शन ना हो, ऐसा डेकोरम मेंटेन हो कि उस पर्टिकुलर नाम का कोई कमर्शियल ब्रांडिंग ना हो, कोई डिसेप्टिव ना हो, एंड साथ ही कोई भी मिसलीडिंग एफिलिएशंस ना हो। इसके लिए इस पर्टिकुलर एक्ट में कुछ क्लॉजेस मेंशन किए गए हैं। सबसे पहला है सेक्शन 3। सेक्शन 3 में ये कहा गया है कुछ नाम और एम्बलम्स जो इसमें मेंशन किए गए हैं इस एक्ट में, उसको आपको बिजनेस के लिए, ट्रेड के लिए, पेटेंट के लिए और एडवर्टाइजमेंट के लिए नहीं यूज करना है। यदि आपको यूज करना है तो आपको लेनी पड़ेगी सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन। नेक्स्ट है सेक्शन 1 एंड 2। सेक्शन 1 में ये कहा जाता है कि ये एक्ट सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही लागू नहीं होता, ये लागू होता है इंडिया के साथ साथ जो इंडियन सिटीजन्स बाहर रहते हैं उन पे भी ये एक्ट लागू होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसमें जो नेम है, कई बार नाम जो होते हैं, जैसे मैं आपको नाम बताऊं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, अगर शॉर्ट में बोला जाए उसको बोला जाता है एब्रीविएशन। APJ मतलब एब्रीविएशन, उसको भी यूज नहीं करना। साथ में जो भी एम्बलम है, एम्बलम का मतलब क्या क्या, उसमें फ्लैग इंक्लूड होंगे, सील इंक्लूड होंगे और कोट ऑफ आर्म्स भी होंगे। कोट ऑफ आर्म्स का मतलब है ऐसे लोगोस जो यूज किया जाता है बाय फैमिलीज, यूनिवर्सिटी। आपने कई बार देखा होगा काफी यूनिवर्सिटी के जो लोगो होते हैं उसमें यूज किया जाता है, उसे बोला जाता है कोट्स ऑफ आर्म। प्लस इसमें सेक्शन 4 में ये कहा गया है कि कंपनीज ट्रेडमार्क्स और जो पेटेंट्स हैं वो ये नाम और एम्बलम को यूज नहीं कर सकती। सेक्शन 5 में ये कहा गया है यदि किसी ने मिसयूज किया तो उसके ऊपर पेनाल्टी लगेगी अप टू 500 रुपीज। एंड लास्टली सेक्शन 6 में ये कहा गया है कि सेंटर की परमिशन लेना इंपॉर्टेंट है यदि किसी पर्सन का प्रोसिक्यूशन हो रहा हो तो। नेक्स्ट, ये एक डायनेमिक शेड्यूल है, इसमें नाम तो इंक्लूड है, जैसे मैं बोलूं महात्मा गांधी जी का नाम इंक्लूडेड है, साथ ही इसमें एम्बलम्स जैसे नेशनल फ्लैग और कुछ इंस्टीट्यूशंस जैसे राष्ट्रपति भवन को भी इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट अप वी हैव इंटरपोल इशूज फर्स्ट एवर सिल्वर नोटिस। इंटरपोल का मतलब होता है एक इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। उन्होंने पहली बार एक सिल्वर नोटिस जाहिर किया है, वो भी इंडिया के रिक्वेस्ट पे। सिल्वर नोटिस जो ये जाहिर किया गया है वो किया गया है अगेंस्ट अ फॉर्मर फ्रेंच एम्बेसी ऑफिशियल जिनका नाम है शुभम शौकीन, जिन्होंने वीजा के लिए मेजर फ्रॉड किया था। एंड उनके इलिसिट एसेट्स को ट्रैक करने के लिए ये पर्टिकुलर जो नोटिस है सिल्वर नोटिस, इसको जाहिर किया गया है।
बात करते हैं व्हाट इज सिल्वर नोटिस। कई बार जो इंटरपोल है वो कलर कोडेड नोटिस को जाहिर करता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर है सिल्वर, सिल्वर में इंक्लूड होता है इलिसिट एसिड। अगर हम रेड कोड की बात करें तो यहाँ पर जो है वो इंक्लूड होता है वांटेड क्रिमिनल्स। फिर होते हैं येलो कोड, येलो कोड मतलब होता है कि कोई मिसिंग पर्सन। फिर होते हैं ब्लू कोड, ब्लैक कोड, ग्रीन कोड, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कोड होते हैं। जैसे ब्लैक कोड कोई अनआइडेंटिफाइड बॉडी है उसके लिए जाहिर होता है ब्लैक कोड। तो ये जो सिल्वर कोड है ये जाहिर हुआ है, अलर्ट ये लॉन्च किया गया है इन जनवरी 2025। इसमें मेन एम मैंने जैसे आपको बताया कि इसमें मेन एम है क्रिमिनल के जो भी एसेट्स हैं उसको सीज करना। एंड ये कैसे काम करता है, इसमें जो भी मेंबर कंट्रीज हैं, इसमें है ऑलमोस्ट 195 प्लस कंट्रीज, वो ये रिक्वेस्ट को मानती हैं एंड जो भी क्रिमिनल के एसेट हैं उसको वो सीज कर देती हैं। वो एसेट किस किस चीज से रिलेटेड हो सकते हैं, वो रिलेटेड हो सकते हैं फ्रॉड, करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग, नार्कोटिक्स एंड एनवायरमेंट रिलेटेड क्राइम्स। इस पर्टिकुलर कोड के तहत, इंटरपोल के तहत हम एक्सचेंज करते हैं कुछ इंटेलिजेंस, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन जिसके थ्रू हम उनके एसेट को फ्रीज कर सकते हैं, सीज कर सकते हैं एंड कन्फिस्केट कर सकते हैं। ये जो हम रिक्वेस्ट करते हैं, जैसे इंडिया ने यहाँ पर रिक्वेस्ट किया है अगेंस्ट शुभम, तो ये पर्टिकुलर रिक्वेस्ट को पहले इंटरपोल के जो सेक्रेटेरिएट हैं वो चेक करते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि गवर्नमेंट भी जो ये रिक्वेस्ट करते हैं वो मिसयूज के पर्पस से भी कर सकते हैं एंड प्लस कभी कभी ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड भी होता है। तो इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए पहले ये रिक्वेस्ट देखी जाती है बाय द इंटरपोल सेक्रेटेरिएट एंड देन इस पे काम होता है, वो भी रियल टाइम बेसिस पे। इसके लिए जो इंडिया में अथॉरिटी है वो है सीबीआई, दैट इज सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसमें कौन कौन सी कंट्रीज का इन्वॉल्वमेंट है, ओनली वही कंट्रीज जो इंटरपोल के मेंबर हैं, सिर्फ उनके बीच में ये नोटिसेस इशू हो सकते हैं। तो मैंने आपको बोला था 195 जितनी कंट्रीज है जो इंटरपोल की मेंबर हैं एंड जैसे ही ये सिल्वर नोटिस आया तो इमीडिएटली सारी की सारी कंट्री उसके पीछे लग गई। सारी की कंट्री जो पुलिस है वो पर्टिकुलर जो ये मिस्टर शुभम के रिलेटेड जो भी एसेट्स हैं उसको इलिसिट एसेट्स हैं उसको कहीं ना कहीं कन्फिस्केट करने में लग गई है। अगर हम बात करें सिल्वर नोटिस, तो जैसा मैंने आपको बोला रेड नोटिस होता है लोगों के लिए, ये सिल्वर नोटिस है इलिसिट एसेट्स के लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसे ट्रांसनेशनल रीच मिलती है कि मान लो एक कंट्री में कुछ इशू हुआ, अगर वो कहीं और भाग जाता है तो उसको भी पकड़ सकते हैं। सिमिलरली उसके कोई एसेट हमारी कंट्री में ना होके दूसरी कंट्री में है तो उनको भी, उस पर्टिकुलर एसेट को भी हम सीज कर सकते हैं एंड कन्फिस्केट कर सकते हैं। अगर बात करें कि फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी इसमें होता है, कई बार लोग क्रिप्टो स्कैम करते हैं, शेल फॉर्म्स बनाते हैं एंड रियल एस्टेट के थ्रू भी लॉन्ड्रिंग करते हैं, तो उसको भी हम इंटरपोल की मदद से सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसकी वजह से लीगल कोऑपरेशन भी बढ़ता है कंट्रीज के बीच में। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है इंडियाज फर्स्ट एडिटेड जीन एडिटेड शीप। जीन का मतलब होता है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ हेरिडिटी। ये डीएनए का पार्ट है जो ट्रांसफर होता है फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। जीन्स की वजह से ही आपका बाल का एक पर्टिकुलर कलर है, आई का एक पर्टिकुलर कलर है, तो ये सब इट इज ऑल बिकॉज ऑफ जीन। एंड इंडिया में फर्स्ट टाइम जीन एडिटेड शीप बनाई गई है, वो बनाई गई है बाय शेरे कश्मीर यूनिवर्सिटी, जिन्होंने बनाया इंडिया की फर्स्ट जीन एडिटेड शीप। इस पर्टिकुलर शीप में जीन एडिट करके उन्होंने जीन, ये जो हमारी शीप है उसका मसल मास इंक्रीज कर दिया है बाय 30%। कैसे उन्होंने ये चेंज किया, तो उन्होंने उसका एक पर्टिकुलर जीन था जिसका नाम है मायोस्टैटिन जीन। मायोस्टैटिन जीन जो है एक पर्टिकुलर टाइप का प्रोटीन बनाता है जिसका नाम है मायोस्टैटिन।
ये जो पर्टिकुलर प्रोटीन होता है शीप्स का जो मसल मास है उसको कम कर देता है। इसलिए ये जो शेरे कश्मीर यूनिवर्सिटी है उसने इस पर्टिकुलर जीन में एक चेंज कर दिया है, जिसकी वजह से शीप का मसल मास बढ़ गया है। आपको ये याद रखना है, जनरली आप ऐसा सोच सकते हैं कि जीन एडिटिंग की वजह से क्या पता जो शीप का वूल इंक्रीज किया गया है, बट यहाँ पर वूल इंक्रीज नहीं किया गया है, यहाँ पर इंक्रीज किया गया है उसका मीट। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि ये एक नॉन ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म हमने बनाया है विद द जीन एडिटेड टेक्नोलॉजी। ट्रांसजेनिक, ट्रांस जो वर्ड है मतलब ट्रांसफर, क्या करते हैं कई बार दूसरे पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का जो जीन होता है वो ट्रांसफर किया जाता है एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में। जब हम ये जीन का ट्रांसफर करते हैं तब उसको बोला जाता है कि ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म हमने यहाँ पर बनाया है। हमने यहाँ पर किसी का ट्रांसफर नहीं किया है। जैसे आपको एक एग्जांपल देती हूँ, बीटी कॉटन, जो कॉटन है, कॉटन में बॉलवॉर्म डिजीज हो रहा था, इसके लिए क्या किया गया, उसमें एक जीन को ट्रांसफर किया गया। कौन से जीन को, तो बैसिलस थुरेनजेनेसिस के जो पर्टिकुलर जीन को था हमने ट्रांसफर किया इन बीटी कॉटन, इन कॉटन, जिसकी वजह से उसका नाम हो गया बीटी कॉटन। एंड वो जो है अब बॉलवॉर्म के अगेंस्ट डिजीज रेसिस्टेंट है। यहाँ पर हमने क्या किया, उसके जो जीन है उसी को चेंज कर दिया। जीन में सिर्फ थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं, जीन एडिटिंग में मॉडिफिकेशन करते हैं, या तो ऑल्टर करते हैं या तो डिलीट करते हैं, इसमें हम कोई दूसरे जीन को ऐड नहीं कर रहे। इसलिए ये है नॉन ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। इस जीन एडिटिंग की दो टेक्नोलॉजी है, एक है क्रिस्पर कास9 एंड दूसरी है जिंक फिंगर न्यूक्लियस। यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी यूज की गई है वो है क्रिस्पर कास9 टेक्नोलॉजी। इस पर्टिकुलर, क्योंकि ये नॉन ट्रांसजेनिक है, क्या होता है जनरली जो मैंने आपको बोला बीटी कॉटन वगैरह ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है, तो उनपे काफी सारे रेगुलेशन लगते हैं। क्योंकि ये तो यहाँ पर हमने सिर्फ जीन को एडिट किया है, नॉन ट्रांसजेनिक है, इसके लिए इस पे ज्यादा रेगुलेशन नहीं लगते, जिसकी वजह से हम इसका रिसर्च ज्यादा कर सकते हैं, ज्यादा ब्रीडिंग कर सकते हैं एंड ज्यादा जल्दी कॉमर्शियलाइजेशन भी कर सकते हैं। अदरवाइज ये जीन एडिटेड जो भी होते हैं उनको कॉमर्शियलाइजेशन में काफी इश्यू आता है, क्योंकि वो काफी सारे हेल्थ के लिए नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ के जाते हैं, इसी वजह से इनका कॉमर्शियलाइजेशन बहुत मुश्किल है। बट यहाँ पर हम इसको कॉमर्शियलाइज कर पाएंगे बिकॉज इट इज अ नॉन ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। अगर बात करें तो हम इसको अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं अलग अलग चीजों के लिए, जैसे डिजीज के लिए रेसिस्टेंट बनाने के लिए, नेक्स्ट उनका रिप्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, और प्लस एनिमल ट्विनिंग, एक्स्ट्रा ऑर्गेनिज्म एक्स्ट्रा एनिमल्स बनाने के लिए भी हम इसे यूज कर सकते हैं। अगर हम बात करें, इस पर्टिकुलर रिसर्च को लगे हैं 4 साल एंड इस रिसर्च में हेल्प किया गया है ICAR द्वारा। ICAR का फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। उन्होंने इस पर्टिकुलर रिसर्च में काफी हेल्प की है शेरे पंजाब यूनिवर्सिटी को। अगर हम इस अचीवमेंट का सिग्निफिकेंस देखें कि क्या इंपॉर्टेंस है ये हमारे लिए और इंडिया के लिए, तो हम इसमें देख सकते हैं कि हम इसमें लाइव स्टॉक सेक्टर को बढ़ा सकते हैं। लाइव स्टॉक का मतलब होता है डोमेस्टिकेटेड ऑर्गेनिज्म या एनिमल्स जो हम फूड के लिए यूज कर सकते हैं, प्लस हम लोग लेबर के लिए यूज कर सकते हैं, फाइबर के लिए यूज कर सकते हैं, तो अलग अलग पर्पज से हमको उनको यूज कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली इससे हम क्या कर सकते हैं, लाइव स्टॉक सेक्टर को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट, हमको एक ग्लोबल रिकॉग्निशन भी मिल रहा है कि इंडिया भी बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में आगे बढ़ रहा है और उन्होंने खुद से एक जीन एडिटेड शीप बना दिया है। तो ये इंडिया के लिए एक महत्वपूर्ण अचीवमेंट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये बायोटेक पॉलिसी से भी अलाइन है। जैसा मैंने आपको बताया कि जनरली जो GMO लॉज हैं वो काफी टफ हैं एंड रेगुलेशन हमारा उसमें काफी मुश्किल है, लेकिन क्योंकि हम इधर हमने नॉन ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म बनाया है, इसके लिए ये सपोर्ट करता है उस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को। फिर हम बात करते हैं, ये हेल्पफुल रहेगा जीन एडिटेड शीप किसके लिए, सस्टेनेबिलिटी के लिए एंड फूड सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि मसल मास जो है वो इंक्रीज हो गया है, इसलिए नंबर ऑफ जो शीप जो हैं उनका किलिंग कम हो जाएगा। एंड मैंने आपको बताया था फूड सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी का मीनिंग होता है अवेलेबिलिटी ऑफ फूड
टू ऑल द पीपल एट ऑल द टाइम। और वो फूड कैसा होना चाहिए? सेफ होना चाहिए, न्यूट्रिशियस होना चाहिए। तो ऐसे हम इसके थ्रू फूड सिक्योरिटी को इंक्रीज करते हैं। नेक्स्ट, ये हमारे फ्यूचर इनोवेशन के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फ्यूचर, जैसे हमने पास्ट में भी एक इनोवेशन किया था जो रिलेटेड था पश्मीना गोट के, सिमिलरली हमने यहाँ पर भी एक इनोवेशन किया है जो हमको आगे के भी रिसर्चेस में हेल्प करेगा। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, अगर आपको पीडीएफ चाहिए इसका, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका मेंशन किया है, जहां पर आपको बोथ गुजराती एंड इंग्लिश में पीडीएफ मिल जाएगी। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप इस दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।